इसके बाद है एल्काइंस। देखो अब मैं जो एल्काइन आपको पढ़ाऊंगा, एल्कीन्स में जो रिएक्शन आपने पढ़ी है वही एल्काइंस में होती है। ठीक, तो एल्काइंस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है भाई। आप इसको ना, जैसे उसमें क्या था, एल्कीन में यार सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल, सॉरी वहां पे एक सिंगल पाई बॉन्ड था, यहाँ पे आपका डबल पाई बॉन्ड आ जाएगा, यानी दो दो पाई बॉन्ड आ जाएंगे, इतना ही तो डिफरेंस है। ठीक, उसमें एक पाई बॉन्ड था, इसमें दो पाई बॉन्ड है। ठीक, तो एल्काइन स्टार्ट कर लो। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। अब यहाँ पे एक बात लिखी है, एसिटाइन जो है इसको आर्क वेल्डिंग में यूज करते हैं। ठीक, जो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होती है उससे क्या होगा, हाई हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए वेल्डिंग में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। भाई नोमेनक्लेचर सीख चुके हैं, कितना ही सीख लो। अब वही बात है, यहां पे आप क्या करेंगे, सफिक्स क्या लगा देंगे, जैसे आपने एल्केन में एन लगाया, एल्कीन में इन लगाया, यहाँ पे आइन लगा देंगे। ठीक, और ओनली अगर आपकी एल्काइंस है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, उसमें मिनिमम नंबर को इसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो दोनों को, मैक्सिमम डबल बॉन्ड और मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। और नंबरिंग कैसे करेंगे भाई, जो आपका मल्टीपल बॉन्ड है उसको मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे। और अगर कभी कंपटीशन हो जाए भाई, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना या ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक, दोनों अगर सिमेट्रिक पोजीशन पे आ रहे हैं, इस साइड से नंबरिंग करने पे भी, इस साइड से नंबरिंग करने पे भी, तो उस केस में डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। समझ आ गया, तो ये हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, इसके बाद जैसे इसने बता दिया ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन। ठीक, 1 कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 आइन हो गया 4 कार्बन में, और सेकंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 आइन हो गया, तो इनके डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है। और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है पे ट्रिपल बॉन्ड, 5 कार्बन की चेन, पेंट 1 आइन है, ये पेंट 2 आइन है। इसमें इधर से नंबरिंग करेंगे, 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड, थर्ड पे मिथाइल ग्रुप लगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आइन। ठीक, तो ये इसके एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट है भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। ऑल्सो राइट IUPAC name of all the isomers. What type of isomerism is exhibited by different pair of isomers? तो ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन हो गया भाई। जैसे आपको पता है सबसे छोटी एल्काइन कौन सी है, बोलो भाई, इथाइन है, जिसमें बोलो कितने होंगे, 2 कार्बन होंगे। अब सेकंड में कितने होंगे, 3 कार्बन होंगे, थर्ड एल्काइन में 4, फोर्थ कार्बन में 5 एल्काइन, और फिफ्थ मेंबर में कितने होंगे, सॉरी फिफ्थ मेंबर में कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे। देखो सेकंड में 3 कार्बन, थर्ड में 4 कार्बन, फोर्थ में 5 कार्बन, और फिफ्थ में 6 कार्बन हो जाएंगे। तो अब 6 कार्बन की एल्काइन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2 से C6H10 बन जाएगा। तो C6H10 के अब आइसोमर्स बना के देखने हैं, तो भाई ये एनसीईआरटी में ही देख लो। ठीक, सबसे सिंपल है, मैं जल्दी जल्दी वैसे ही बता देता हूं आपको। सिंपल, एक तो क्या करो, 6 कार्बन की चेन बनाओ। 6 कार्बन की चेन बनाने के बाद क्या कर सकते हैं भाई, एक तो ना आप ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे ले आओ, दूसरा और क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आप सेकंड कार्बन पे ले जाओ, तो ये हो गए पोजीशन आइसोमर। फिर एक और इसी में बना सकते हैं, आप ट्रिपल बॉन्ड कहां ले जाएं, थर्ड कार्बन पे ले जाएं। अब ये मत बोल देना सर यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे ले आऊंगा, फोर्थ कार्बन पे ले आओगे तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, तो वो सेकंड में चला जाएगा वापिस। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें आप और कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक, अब नेक्स्ट बात अगर करें तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको सिखाया, अगर चेंज ना कर पाओ कुछ भी तो क्या कर दिया करो आप, बोलो भाई, आपकी चेन को छोटा कर दिया करो। तो ये 5 कार्बन की चेन हो गई, जिसमें फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगा। अब आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल ग्रुप को इस कार्बन पे नहीं लगा सकते, क्योंकि इस पे लगा तो 6 की चेन हो जाएगी, या तो इस पे लगाओ या इस पे लगाओ। इस पे लगाया तो क्या बना, 3 मिथाइल पेंट 1 आइन, और अगर उससे नेक्स्ट वाले पे अगर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बोलो भाई, ये बन जाएगा 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये हो गया। अब मैं एक काम ये भी तो कर सकता हूं, जो ट्रिपल बॉन्ड है 5 कार्बन की चेन में, वो सेकंड कार्बन पे ले जाऊं। सेकंड कार्बन पे ले आऊंगा तो यहां पे अगर मिथाइल ग्रुप को लगाया, 6 कार्बन की चेन हो गई। इन दोनों पे आ सकता, दोनों की वैलेंसी पूरी है, इस पे नहीं आ सकता टर्मिनल पे, तो ओनली ये केस आ सकता है, इस पे बन जाएगा। और इस पे आ गया तो ये बन जाएगा आपका 4 मिथाइल पेंट 2 आइन, तो ये केस हो गया। अब इसके अलावा 5 कार्बन की चेन में, एल्काइन में और कोई चेंज नहीं आ सकता, तो नेक्स्ट देखो 4 कार्बन की चेन बना लो। 4 कार्बन की एल्काइन आपकी ये वाली बनेगी। ठीक, तो इस एल्काइन में अब आपके पास 2 कार्बन बचे हुए हैं, तो 2 कार्बन को एक साथ तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि नहीं तो चेन बड़ी हो जाएगी। जैसे इस पे तो बिल्कुल लगाना, और दोनों को इस पे लगा दिया तो क्या हुआ, 5 की चेन बन गई। वापिस पीछे वाला एग्जाम्पल आ जाएगा। तो हम क्या करें, इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग मिथाइल ग्रुप की फॉर्म में लगा दें, तो ये बन जाएगा 1 2 3 3 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 आइन।
इसके अलावा और कोई केस सोच लो। अब आप ये सोच रहे होंगे सर मैं एक काम करूंगा, ब्यूटाइन में यहाँ पे सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना के अब लगा दिया आपने, ठीक है। अब मिथाइल कहां लगाएंगे, यहां तो लगा नहीं सकते, 5 वैलेंसी हो जाएगी, और ना ही एंड पे लगा सकते। तो बताओ भाई ये केस आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। तो इसके 7 आइसोमर बनेंगे, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। देखो सिखा इसलिए रहा हूं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपने एक बार समझ लिया ना, मैं एनसीईआरटी के साथ साथ देखो इतनी चीजें सिखा दी आपको। एक बार अगर आपको अच्छे से आ गया ना, फिर आगे कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये बात जान लो। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ भाई। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। अरे यार स्ट्रक्चर में क्या है भाई, यहां पे क्या होगा, कार्बन का एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज करेंगे और दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, दो कार्बन के आपस में एक तो सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे और एक एक सिग्मा बॉन्ड किसके साथ बना लेंगे, बोलो भाई हाइड्रोजन के साथ बना लेंगे। बाकी बचे हुए दो वैकेंट p ऑर्बिटल जो होंगे कार्बन के, वो क्या करेंगे, बोलो भाई दूसरे एक्सिस में क्या बना लेंगे, दो पाई बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन, जो क्या होता है, लीनियर होता है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई। अच्छा बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करें, देखो भाई बॉन्ड एनर्जी आपको पता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड में 3-3 बॉन्ड है, ज्यादा होगी उससे कम डबल बॉन्ड की और उससे कम सिंगल बॉन्ड की। ये बॉन्ड एनर्जी की बात है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। और बॉन्ड लेंथ की अगर बात करेंगे, बोलो भाई ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होगा, डबल बॉन्ड उससे बड़ा और सबसे बड़ा सिंगल बॉन्ड होगा। एज बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आ जाओ प्रिपरेशन। पहले करेंगे भाई कैल्शियम कार्बाइड से। देखो कैल्शियम कार्बाइड का CaC2 का अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो क्या ऑब्टेन होगा, CaOH ट्वाइस प्लस C2H2 दैट इज एसिटाइलिन, सबसे छोटी अल्काइन बन जाएगी। ठीक, इथाइन भी बोल सकते हो। अब यहां पे अब लैब में प्रिपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बोलो भाई यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनेगा। फिर कैल्शियम ऑक्साइड को फर्दर किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, कार्बन के साथ, कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे CaOH ट्वाइस प्लस एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ भाई, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड हो गए जिनमें भाई क्या हो, एडजेसेंट कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप लगे हो। तो जब इनका आप क्या करेंगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे होगा, जैसे भाई यहां से ये आपका एक हेलोजन गया और ये H प्लस जाएगा, तो यहाँ पे ये मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये हेलोजन इस बॉन्ड को लेके जाएगा, यहां से H प्लस आएगा, ये मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अब ये करते कैसे हैं, जैसे आपने किसके केस में किया था, एल्कीन के केस में किया था। तो एल्कीन के केस में किया था, वहां पे आपने एल्कोहलिक KOH लिया था। तो एल्कोहलिक KOH जब आपने लिया तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपकी एल्कीन तो बन गई, बट फर्दर ये रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एल्कीन क्या है, स्टेबल हो जाती है ड्यू टू रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ, बोलो भाई ड्यू टू रेजोनेंस विद लोन पेयर ऑफ हेलोजन एटम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग बेस लेके आएंगे जिसका नाम है सोडा अमाइड दैट इज NaNH2। तो ये क्या करेगा, यहाँ से पहले H प्लस को रिमूव करेगा, तो H प्लस रिमूव होते ही यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आएगा और जल्दी यहाँ से कौन रिलीव हो जाएगा, आपका हैलाइड आयन रिलीव हो जाएगा। ठीक, समझे कि नहीं समझे, तो ऐसे आपका एल्काइन बनता है। फिर नेक्स्ट इसका है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है भाई इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलर मास इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होता है। फिर इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन नॉन पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये भी क्या देंगी, एडिशन रिएक्शंस देती है। तो एडिशन इसमें सबसे पहले भाई एडिशन रिएक्शन से भी पहले इनमें क्या है, कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज होता है, और sp हाइब्रिडाइज होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक H होगा, तो ये H प्लस की फॉर्म में रिलीज हो सकता है। तो इसलिए इनके पास ऐसी एल्काइन जिसके पास क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा H होगा, वो एसिडिक H होता है। तो सबसे पहले दी गई है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। तो देखो भाई जब आप टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम मेटल या सोडा अमाइड के साथ, तो ये किसका काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेंगे और वो एसिड का काम करेगी। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, बोलो भाई, तो यहाँ पे आपका सोडियम एल्काइनाइड बनता है और साथ में H2 गैस रिलीज होती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, एग्जाम्पल यहाँ पे आपका लिखा होगा। फिर इसके बाद देखो, अच्छा इसने ये बता रखा है भाई उसमें ना sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% S करेक्टर होता है, जिसके कारण क्या होगा,
बोलो भाई उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा H क्या होगा, एसिडिक H होगा। ये बात मैंने आपको बता दी। फिर नेक्स्ट आ जाओ, जब यहाँ पे आप टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ, क्या बन गया, यहाँ पे ये इथाइन था, ये बन गया सोडियम इथेनाइड, और ये क्या निकल गया, H2 गैस की फॉर्म में निकल गया। क्योंकि जब भी किसी एसिडिक H कंटेनिंग सब्सटेंस के साथ आप किसकी रिएक्शन कराते हैं, मेटल की रिएक्शन कराते हैं, तो H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो भाई, फिर दूसरा H+ भी रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डाइसोडियम इथाइनाइड। और जब आप प्रोपाइन की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaNH2 के साथ, तो इसमें बन जाएगा सोडियम प्रोपाइनाइड, और यहां से H+ जो रिलीज होगा उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, NH2 माइनस क्या रिलीज होगी, NH3 गैस। ठीक, फिर इसके बाद क्या लिखा है, These reactions are not shown by alkene and alkanes, hence used for distinction between alkyne, alkene and alkanes। यानी ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, आपको अल्काइंस को, जो टर्मिनल अल्काइंस है मेनली, उनको अल्केन या अल्कीन से सेपरेट करना, कैसे सेपरेट करेंगे भाई, आप सोडियम और या सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन करा के देख लो, जो सोडियम और सोडियम अमाइड के साथ रिएक्शन देके H2 गैस प्रोड्यूस करेगा वो आपका टर्मिनल अल्काइन है। ठीक, तो सिमिलरली अगर आपको 1 ब्यूटाइन यानी टर्मिनल ब्यूटाइन हो गई है, इसको सेपरेट करना है, और 2 ब्यूटाइन, ये आपके 2 ब्यूटाइन है, तो इनको सेपरेट करना, तो यही रिएक्शन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल ब्यूटेन के पास एसिडिक H है, जबकि नॉन टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक H नहीं है, तो ये तो सोडियम और सोडामाइड के साथ रिएक्शन देगा, 2 ब्यूटेन रिएक्शन नहीं देगा, तो ऐसे इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बताई गई है भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एल्काइन में क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एल्कीन में sp2 है, और एल्केन में sp3 है। तो जिसमें sp है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इसलिए उसका H क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, उससे कम sp2 कार्बन वाला, सबसे कम sp3 वाला, इसलिए एल्काइन सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर उसके बाद एल्कीन, और सबसे कम एल्केन्स। फिर इसके बाद यहाँ पे ये देखो इथाइन है जिसके पास 2 एसिडिक H है, ये प्रोपाइन है, तो इथाइन ज्यादा एसिडिक होगी क्योंकि उसके पास 2 एसिडिक H है, किससे, प्रोपाइन से, और ये जो है आपका, ये क्या आ गया भाई, ये तो आपका 2 ब्यूटाइन है जिसके पास एसिडिक H है ही नहीं, तो वो सबसे कम एसिडिक हो जाएगी। नेक्स्ट देखो भाई, सेकंड टाइप की रिएक्शन आती है आपकी एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन में देखो यहां पे क्या होगा भाई, जैसे यहां पे आप ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, जैसे HZ ले लिया आपने, जैसे मान लो HX लिखते हैं कुछ भी, ठीक, तो सबसे पहले H+ के ऊपर ये एल्काइन अटैक करेगी ऐसे, तो क्या बनेगा भाई, ये पोलर, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद एक कार्बन पे आ गया हाइड्रोजन, दूसरे पे आएगा कार्बोकेटाइन, तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन गया, फिर इसके ऊपर सेकंड स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, और यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या लिखा, द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक कैटायन, एडिशन इन अनसिमेट्रिक एल्काइन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। तो यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बनेगा, वो डिपेंड करेगा विनाइलिक कैटायन की स्टेबिलिटी पे, क्योंकि विनाइल कैटायन क्या बन रहा है आपका, विनाइलिक कैटायन ही आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है। ठीक, और इन रिएक्शन में भी हम क्या फॉलो करते हैं, ये एडिशन रिएक्शन है, इसलिए मार्कोनिको रूल को फॉलो किया जाएगा। समझ आ गया। फिर इसके बाद देखो कुछ रिएक्शंस है एडिशन रिएक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए पहले तो भाई एल्काइन पे जब H2 गैस ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम या निकिल, तो क्या होगा, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगी। अगर आपने 1 मोल ऐड किया तो क्या बनता है, एल्कीन बनेगा, और 2 मोल ऐड किए तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, जो पहले ही ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे देखो भाई, एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन को जब ऐड करेंगे इन केस में क्या होता है, सबसे पहले भाई एक पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक, यहाँ सॉरी नॉन पोलर पाई बॉन्ड है ये, तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे यहाँ पे Br आ गया और ये Br आ गया, ठीक, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है ऐसे, तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। फिर इसके बाद फिर एक Br2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे Br तो क्या बन जाएगा, टेट्रा ब्रोमो प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसा कि ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक, तो ये अब ये देखो यहां पे भी क्या होगा, जो आपका Br2 का रेडिश ऑरेंज कलर है सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएगा, डिकलराइज हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया आपका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन हो गया, क्योंकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड ने क्या कर दिया, Br2 को डिकलराइज कर दिया। तो मैंने आपको बताया था ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है, तो एल्कीन और एल्काइन ये रिएक्शन देती है। ठीक, नेक्स्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, मार्कोनिको रूल फॉलो करना है। तो इसमें देखो 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए पहले पाई बॉन्ड पे जब आप ऐड करेंगे, यहां पे देखो भाई एक जगह तो आपका क्या ऐड हो गया, H ऐड हो जाएगा और एक जगह Br ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट केस में यहां पे ध्यान देना भाई, यहां पे क्या होगा,
अब ये सेकंड बार जब ये पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, कैसे ब्रेक हो सकता है? तो कैसे होगा भाई? ये ऐसे ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये Br का जो लोन पेयर है ये प्लस m का काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा और यहाँ पे एक और आपका H+ आ जाएगा और फिर दूसरे अटैक में यहाँ पे Br आ जाएगा, तो इसलिए ये आपका प्रोडक्ट बनता है। समझ आया कि नहीं? यहाँ ठीक हो जाएगा ऐसे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है प्रोपाइन की रिएक्शन HBr के साथ, तो ये 2 बार है ना नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार तो एग्जामिनर ने क्या किया, ये रिएक्शन एज इट इज एग्जाम में पूछ ली। ठीक, तो इसमें क्या हुआ भाई, सबसे पहले आपने क्या किया, मार्कोनी रूल फॉलो किया, और मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए आपने बोल दिया भाई जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट आ जाएगा। ठीक, तो ये बन गया HBr ऐड हो गया। फिर सेकंड HBr जब आप ऐड करेंगे, क्योंकि एक और पाई बॉन्ड है, तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस m का काम करेगा, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, तो इस बार भी क्या करेंगे, Br कहां ऐड हो जाएगा, बीच वाले कार्बन पे ऐड हो जाएगा। या आप ऐसे बोल दो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग वही ऐड हो गया जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या थे, कम थे। ठीक, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। समझ आया? अच्छा, एक बार नीट ने एक बार तो एज इट इज इसको पूछ लिया, दूसरे केस में कैसे पूछा था, बोला पहले मैंने HI का अटैक करवा दिया यहाँ पे, तो HI का अटैक किया तो क्या बनेगा, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग बीच वाले कार्बन पे आयोडीन आ जाएगा। ठीक, फिर सेकंड स्टेप में उसने HBr का करवा दिया, तो इस बार क्या हो जाएगा, तो जहां पे आयोडीन है वहीं पे Br आ जाएगा। चेंज क्या आया, यहाँ पे दोनों ब्रोमीन थे, यहाँ पे एक ब्रोमीन और एक आयोडीन आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन नीट एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये एम्स में भी पूछा जा चुका है, बिकॉज ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर का एडिशन कैसे करते हैं, लाइक एल्केन एंड एल्केन्स, एल्काइंस आर आल्सो इमिसिबल एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, बट वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करवाएंगे, 1 molecule ऑफ वाटर एड्स टू एल्काइन ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 330 केल्विन टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड। देखो भाई इनकी ना वाटर के साथ रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे HgSO4 यानी मर्क्यूरिक सल्फेट को एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। तो इन रिएक्शन में क्या होगा भाई, वैसे ही ये भी वाटर की एडिशन रिएक्शन है, वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होनी है, तो यहाँ पे तो मार्कोनी रूल को फॉलो करते हुए क्या करेंगे भाई, H+ वहां पे आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट यानी OH- आ जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो इसमें तो क्या है, ये तो सिमेट्रिक है, तो इसमें किसी पे भी OH लगाओ, ये OH आपने यहाँ पे लगा दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आइसोमेराइजेशन होता है, कैसे भाई, देखो यहाँ पे ये पोलर पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक, सॉरी नॉन पोलर पाई बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के फॉर्म में पोलर पाई बॉन्ड बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट हो जाएगा इस पे। ठीक, तो ये हो जाएगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, और कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से ये बन जाएगा, बोलो भाई इथेनॉल यानी कीटो फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या होती है आपके इनोल फॉर्म से जनरली ज्यादा स्टेबल होती है। सिमिलरली मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, आपने देखा वाटर ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बोलो भाई एसिडिक मीडियम में Hg+2 आयन की प्रेजेंस में, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिजेंट को अटैच करेंगे उस कार्बन के साथ जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो ये अटैच हो गया, ये बन गया आपका डबल बॉन्ड, और ये OH, ये बन गया आपका इनोल, फिर इनोल की कीटो फॉर्म बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एसीटोन। तो ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आप पॉलीमराइजेशन लीनियर पॉलीमराइजेशन कहते हैं, कैसे भाई, जैसे मान लीजिए आपने है ना ये CH लिया है, ठीक, ये इसका पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, इसमें क्या होगा भाई, ऐसे ना CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ऐसे ना बॉन्ड जुड़ते जाएंगे ऐसे, ठीक, ये ऐसे बॉन्ड जुड़ते जाएंगे, ये लीनियर पॉलीमराइजेशन हो गया। ठीक, फिर इसके अलावा दूसरा क्या आता है आपका, एक आता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने क्या ले लिया, इथाइन ले लिया, इथाइन का जब आप पॉलीमराइजेशन करेंगे क्या होगा, रेड हॉट ट्यूब में आप जब पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं एट हाई टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगा, एल्काइन से आपका बन जाएगा बेंजीन। ठीक, 3 आपने इथाइन के मॉलिक्यूल लिए और उनका रेड हॉट ट्यूब में क्या करा दिया, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा दिया, तो बेंजीन आपको ऑब्टेन हो गया। अब मान लो मैं एक यहाँ पे 2 तो ले लिए मैंने, क्या एल्काइन ले सॉरी इथाइन ले लिए, और एक मैं ले लेता हूं प्रोपाइन, तो इस केस में क्या बन जाएगा, टोलिन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपसे पूछ ले टोलिन कैसे बनाएंगे, ठीक, तो टोलिन आ जाएगा। ठीक है भाई, हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, देखो ये शानदार है,
प्रॉब्लम 13.14, इसमें क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू बेंजीन। देखो इथेनोइक एसिड से आपको बेंजीन बनाना है, तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा भाई, हम अगर इथाइन एक बार बना लें तो इथाइन बनाने के बाद साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से बेंजीन बना सकते हैं, बट इथेनोइक एसिड को आप इथाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपको सोचना पड़ेगा। तो देखो इसने स्टेप बता रखे हैं, सीख लो इसी से। भाई सबसे पहले आपने क्या किया, इथेनोइक एसिड की रिएक्शन NaOH के साथ करवा दी, क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा, सोल्ट बन गया, सोडियम सोल्ट बन गया। फिर उसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा दो, क्या बन जाएगा, मेथेन। मेथेन की फिर किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, बोलो भाई Cl2H की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। फिर मिथाइल क्लोराइड का वुड्स रिएक्शन कराओ सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथेन। और फिर इथेन की फर्दर फिर Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड। और इथाइल क्लोराइड का क्या कराएंगे, बोलो भाई अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, इथीन बनेगा। इथीन की रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन के साथ, तो क्या बनेगा, 1,2-डाइब्रोमो इथेन बनेगा। फिर 1,2-डाइब्रोमो इथेन का क्या कराएंगे, अल्कोहलिक KOH और NaNH2 के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, इथाइन बना लेंगे। और इथाइन का रेड हॉट ट्यूब में, आयरन ट्यूब में जब 873 केल्विन पे हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो देखो कितना मस्त है ना। एक काम करना है अब आपको, देखो एनसीईआरटी में तो लिखा है, अब ये आपने पढ़ लिया, जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना घर पे एक बार इस रिएक्शन को लिख के देखना, इससे बेनिफिट क्या होगा, इन रिजेंट्स का क्या यूज है, कौन सा रिजेंट कहां पे कैसे काम कर रहा है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एल्काइंस। नेक्स्ट टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देखो भाई इनको हम एरिन्स कहते हैं और इनका प्लेजेंट ऑर्डर होता है जिसके लिए ग्रीक वर्ड है एरोमा, और इसीलिए इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। अब अगर बात की जाए इनकी एरोमेटिसिटी की, IUPAC नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की, तो देखो भाई ये ऑलरेडी डिटेल में हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो यहां पे तो अब आप डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखो भाई टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया गया, देखो भाई कैकुले ने फर्स्ट टाइम स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने बताया कि जब बेंजीन का ओजोनोलिसिस करते हैं ये ट्राई ओजोनॉइड प्रोडक्ट बनाएगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर फर्दर जब बेंजीन का सब्स्टिट्यूशन किया गया तो इसने ओनली एक ही सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि बेंजीन के सभी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन क्या है, आइडेंटिकल है। और यहां से कैकुले ने फर्स्ट टाइम जो बेंजीन का स्ट्रक्चर बना वो कुछ ऐसा था, ये वाला, जैसा कि आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। फिर इन्होंने सोचा अगर यहां पे ये स्ट्रक्चर बन सकता है तो ये स्ट्रक्चर ऐसे भी पॉसिबल है, ये वाला केस भी बन सकता है। ठीक, तो फिर इन्होंने देखा जैसे ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन, तो इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, तो उन्होंने बोला है कि दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट जब फर्दर स्टडी की गई तो ये पाया गया भाई अगर ये 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं तो जब इसका आप डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे तो दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी यहां पे ब्रोमीन जो लगेगा ये अलग प्रोडक्ट बनेगा और यहां पे सिंगल बॉन्ड पे 2 ब्रोमीन एटम जो आएंगे वो अलग प्रोडक्ट होगा। बट स्टडी में एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया जो आपका ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन का, तो उसमें देखो भाई ये आपका सेम ही प्रोडक्ट बन रहा है, ये अलग प्रोडक्ट नहीं है, सेम प्रोडक्ट बन रहा है। तो फिर वहां से ये पता चला कि ये जो बेंजीन का पाई बॉन्ड है ना, ये क्या है, डीलोकलाइज हो रहा है, ये क्या है, ये ऐसे मूव करता रहता है। तो यहां से कैकुले ने बताया कि ये मूव कर सकता है। बट फिर भी बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो कैकुले स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसके अलावा बेंजीन में वही डबल बॉन्ड है तो इसलिए एडिशन रिएक्शन देनी चाहिए, बट ये एडिशन रिएक्शन ना दे करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये भी कैकुले एक्सप्लेन नहीं कर सके। तो इनको फर्दर किसने एक्सप्लेन किया, रेजोनेंस ने और बेंजीन की स्टेबिलिटी ने। तो अब बेंजीन में रेजोनेंस होता है, इसके बारे में आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, और रेजोनेंस के कारण ही बेंजीन क्या है, स्टेबल है, और रेजोनेंस के कारण ही ये एडिशन रिएक्शन देने की बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ये आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। फिर इसमें बेंजीन में भाई 6 के 6 कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए उनमें क्या, वो बेंजीन क्या होगा आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है। और इस प्लेनर मॉलिक्यूल में जैसे ये बेंजीन का प्लेन हो गया, अब जो पाई बॉन्ड बनेंगे तो पाई बॉन्ड के क्या होगा भाई, अबो द प्लेन और बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग होगी, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या आएगी, अबो द प्लेन आएगी और बेंजीन के बिलो द प्लेन आती है।
तो ये आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो ये आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये बेंजीन का प्लेन है, और उसके ऊपर और नीचे जो पिंक कलर है, ये इसका पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। ठीक, समझ में आ गया भाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे बेंजीन की बॉन्ड लेंथ वगैरह एक्सप्लेन की गई है, जो आप रेजोनेंस में भी पढ़ चुके हैं कि बेंजीन में ना तो प्योर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ना ही प्योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बल्कि इनमें दोनों का क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। और इनके इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, दोनों के बीच की होती है, यानी ना तो 154 पिकोमीटर होगी सिंगल बॉन्ड वाली, और ना ही 133 पिकोमीटर यानी डबल बॉन्ड वाली होती है, जबकि क्या होती है 139 पिकोमीटर होती है। ये किसके कारण है, रेजोनेंस के कारण है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, दोबारा से इसमें टॉपिक आ गया आपका एरोमेटिसिटी। देखो भाई, एरोमेटिसिटी के मैंने आपको रूल दिखाए थे कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस होना चाहिए, और उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर 4n+2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन आप करते हैं, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे आ जाती है, तो आपका कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, अदरवाइज नॉन एरोमेटिक है। और उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर ये 4n इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाए, भाई ये तीनों पहली जो दो साइक्लिक, प्लेनर और कंप्लीट साइकिल पे रेजोनेंस, ये कंडीशन फॉलो करने के बाद फोर्थ कंडीशन में क्या हो जाए, 4n इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। ठीक, तो फिर इसके बाद देखो बेंजीन में, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4n+2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन क्या है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा ना, ये साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि सबका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसमें रेजोनेंस भी है इंटायर साइकिल पे, तो 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस आप करेंगे, तो यहाँ से n कितना आएगा, 1 आएगा, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। सिमिलरली साइक्लोपेंटाडाई इनाइल में अगर आप करेंगे, तो यहाँ पे देखो, ये आप ये मत बोल देना कि सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होगा, क्योंकि इसमें क्या है भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम भी है, ठीक, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक नेगेटिव चार्ज है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैंने आपको ये बताया था, जब नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, इसलिए ये एटम भी क्या होगा, sp2 साइक्लिक है, प्लेनर हो गए सारे एटम, फिर सॉरी सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर हो गया, और साथ में क्या इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस है, इसलिए आप क्या कहेंगे, यहाँ पे 4n+2 इज इक्वल टू 6 करने पे n इक्वल टू 1 आया है, तो ये एरोमेटिक है। सिमिलरली इसमें भी अगर आप चेक करेंगे, तो इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद 4n+2 इज इक्वल टू 2 4 6, तो कितना आ गया, n इक्वल टू 1, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। सिमिलरली नेफ्थलीन में आप चेक कर सकते हैं, ये पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूं। फिर इसके बाद भाई आगे बढ़ जाओ, इन कंपाउंड में भी अगर आप चेक करेंगे, जैसे भाई ये तो आपका नेफ्थलीन था, इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था, इसमें चेक कर लो, एंथ्रासिन में, ये फिनेंथ्रीन, इनमें क्या है भाई, टोटल इनमें 14 इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है, बोलो भाई, इनके सारे पाई बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे है, इसलिए ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे सभी के सभी, देखो सारे अल्टरनेट पोजीशन पे है। ठीक, तो 4n+2 इज इक्वल टू 14 करने पे n इक्वल टू इनके लिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये भी क्या है, आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन, एंथ्रासिन और फिनेंथ्रीन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। इसमें देखो भाई, फर्स्ट मेथड साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन ऑलरेडी आप एल्काइन में पढ़ चुके हैं, और सेकंड मेथड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, ये भी आप एल्केन्स में पढ़ चुके हैं। देखो एल्केन में हमने क्या किया था, वही जब हम सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हैं, तो उसमें ऐसी एल्केन ऑब्टेन होगी जिसमें सोडियम सोल्ट से एक कार्बन कम होगा, क्योंकि उसका एक कार्बन किसमें चला जाता है, CO2 में चला जाता है। तो वैसा ही यहां पे होगा, इसमें क्या करना है भाई, आप एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे, जैसे आपने बेंजोइक एसिड लिया, बेंजोइक एसिड को आप NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, सोडियम बेंजोएट सॉल्ट बनेगा, जिसको फर्दर सोडा लाइम के साथ ट्रीट करने पे बेंजीन और Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे एल्काइल ग्रुप आपने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन जो बनेगा बेंजीन बन जाएगा। तो ये भी सेम रिएक्शन है। फिर आ जाओ थर्ड रिएक्शन पे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हाईलाइट जरूर करना, ये आपको याद करनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कहीं ना कहीं बीच के स्टेप्स में यूज की जा सकती है। इसमें क्या है, रिडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल इज रिड्यूस्ड टू बेंजीन बाय पासिंग इट्स वेपर्स ओवर हीटेड जिंक डस्ट। तो देखो भाई, जब फिनोल के वेपर्स को आप जिंक डस्ट के ऊपर से पास करते हैं, जिंक क्या करेगा, फिनोल की ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और फिनोल को बेंजीन में रिड्यूस कर देगा।
ये समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट आप आ जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो देखो भाई, एरिन्स यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। इसका रीजन क्या है, एक बार आप बोर्ड पे समझ लें। वैसे आपकी एनसीईआरटी में आगे दिया है, बट मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। जैसे भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपने बेंजीन ले लिया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, क्योंकि इसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल पे जाके अटैक करता है। तो अटैक जैसे ही करेगा क्या होगा, यहाँ पे इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा और एक कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तो ये एरोमेटिक था, ठीक, बट इसमें क्या हुआ, इसने एरोमेटिसिटी लॉस कर दी। ठीक है भाई, इसने क्या कर दिया, एरोमेटिसिटी अपनी लॉस कर दी। अब देखो, क्या कोई कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी लॉस करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी के कारण क्या है, बेंजीन रिंग स्टेबल होता है, तो अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करना चाहेगा। इसलिए क्या करता है, वापिस वही यहां से क्या करेगा, इस हाइड्रोजन एटम की छुट्टी कर देगा और ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो है ये किस में आ जाएगा, यहाँ पे एज ए पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो रिजल्ट क्या मिला, यहां पे ये जो बेंजीन का हाइड्रोजन एटम था वो गया, उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल क्या आया, एज ए सब्स्टिट्यूट आया। तो इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आ रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो यहां पे बीच में ये इंटरमीडिएट बन रहा है इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, अब सिग्मा कॉम्प्लेक्स में देखो रेजोनेंस तो होगा, जैसे ये बॉन्ड यहां पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसमें ना ये पॉजिटिव चार्ज कहां मूव किया, यहाँ पे और यहाँ पे, बाकी और कहीं जगह नहीं जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे मूव कर रहा है, तो आप इसको ऐसे शो करते हैं, आपके एनसीईआरटी में आगे दिखाया गया है। तो इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यह कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस नहीं होगा तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। इसलिए ये एरोमेटिसिटी अपनी लूज नहीं करना चाहता, यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की छुट्टी करके वापस इसको एज ए पाई बॉन्ड बना के अपनी एरोमेटिसिटी वापस गेन कर देता है। और रिजल्ट आपको मिला, हाइड्रोजन गया, इलेक्ट्रोफाइल एज ए सब्स्टिट्यूट आया, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आगे एनसीईआरटी में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे आगे भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक, फिर इसके बाद देखो भाई, यहां पे अगर बात करें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इसमें हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। देखो भाई, नाइट्रेशन रिएक्शन में जब आप बेंजीन को कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, मैकेनिज्म में आपको समझा देता हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखो भाई, यहां पे ये H2SO4 एसिड है, HNO3 भी एसिड है, बट यहां पे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, और HNO3 इसके कंपैरिजन में बेस का काम करेगा। इसलिए HNO3 के OH का लोन पेयर यहां पे इसके H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, HSO4- बन जाएगा। और HSO4- बनने के बाद यहां पे देखो भाई, ये क्या बनेगा, यहां पे आपका HNO3 में ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो हाइड्रोनियम आयन बनने के बाद ये यहाँ पे H2 रिमूव होगा, रिलीज होगा, H2 रिलीज होने के बाद NO2 पे प्लस आ जाएगा, तो ये आपका NO2+ बन जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अब ये क्या करेगा भाई, जैसे ये बेंजीन रिंग है तो ये बेंजीन रिंग क्या करेगी, इस इलेक्ट्रोफाइल पे जाकर के अटैक करती है। तो जैसे ही बेंजीन रिंग अटैक करेगी तो वही आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपको पता है यहाँ पे क्या होगा भाई, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये यहाँ पे एज ए पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो वापिस बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी गेन कर देगा। तो ये आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन होती है। समझ में आया कि नहीं? अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल का काम किसने किया, NO2 ने इलेक्ट्रोफाइल का काम किया। अच्छा, यहाँ पे HNO3 किसका काम कर रहा है, HNO3 बेस का काम कर रहा है। H2SO4 किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, और आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, हो जाएगा, नाइट्रेशन हो गया। लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में सब आगे लिखा हुआ है, बस वहां पे दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, बट मैंने एक बार आपको समझा दिया।
नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद सेकंड कौन सा है, हैलोजिनेशन। देखो भाई यहां पे हैलोजिनेशन में क्या होगा भाई, हैलोजिनेशन में जब आप बेंजीन को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड लाइक एनहाइड्रस FeCl3, FeBr3 और AlCl3। इसमें जैसे मान लीजिए आपने Cl2 ले लिया, तो भाई ये AlCl3 आपने एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड लिया है, ये क्या करेगा, यहां से ये जो Cl- है ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ पे Cl+ क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और AlCl4- बनेगा। फिर ये Cl+ क्या करता है, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, सॉरी बेंजीन रिंग Cl+ पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक, तो इस पे अटैक करेगा, फिर आपको पता वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो AlCl4- है ये H+ को यहां से रिलीज करेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बना लेगा, तो ये आपका क्या हो गया, आपका Cl का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और क्या बन जाएगा, यहां से HCl प्लस AlCl3, भाई ये आपको एज इट इज ऑब्टेन हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये आप बोल सकते हैं किसका काम कर रहा है, कैटालिस्ट का काम कर रहा है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये रिएक्शन हो गई, मैकेनिज्म हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। फिर इसके बाद सल्फोनेशन रिएक्शन होती है। सल्फोनेशन में भाई हम क्या करेंगे, बेंजीन को ना सल्फोनिक एसिड, बेंजीन को जब किसके साथ ट्रीट कराएंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, इसको कहते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। एक्चुअल में इसमें क्या होता है भाई, H2SO4 है, तो H2SO4 का एक मॉलिक्यूल तो एसिड का काम करेगा और दूसरा बेस का काम करता है। तो जैसे यहां पे मान लीजिए ये एसिड का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है, तो इसका ये लोन पेयर क्या करेगा, इस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहां पे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पे आपका हाइड्रोनियम आयन बनेगा, जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बनेगा वाटर यहां से रिलीज होगा, वाटर रिलीज होने के बाद ये क्या बन गया, सल्फर पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये एक तो आप ये बोल सकते हैं कि ये SO3H+ यहां पे किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। दूसरा इसमें और क्या होता है, कई बार भाई ये भी बोल देते हैं कि यहां से है ना ये H+ रिलीज हो जाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड एज यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा और SO3 भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। इलेक्ट्रोफाइल का काम क्यों कर रहा है SO3, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो पोलर पाई बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, तो यहाँ पे सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, बेंजीन इसके ऊपर अटैक, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा क्या बन जाएगा, देखो ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। तो इस पे ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, तो क्या करेगा ये पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस चार्ज क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ पे एज ए पाई बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसे SO3 भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं या SO3H+ ये भी इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, तो दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखो भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, जब बेंजीन रिंग की रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, ये एनहाइड्रस AlCl3 यहां से एनायन X-एनायन को रिमूव करेगा, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा आपका एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है, तो ये कार्बोकैटायन है, इसलिए यहां पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वगैरह पॉसिबल होता है। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होने के बाद फिर बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगी और ये आपका एल्काइल बेंजीन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, मिथाइल क्लोराइड था, यहां से क्लोरीन जाएगा तो CH3+ बनेगा, बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगा, मिथाइल बेंजीन बन गया। यहाँ पे इस केस में यहाँ पे इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, सॉरी इथाइल कैटायन बन जाएगा, बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगा, इथाइल बेंजीन बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? बट ये ध्यान रखना, जब भी यहाँ पे आप एल्काइल कैटायन बनाएंगे तो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट करवाना है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन देखो, व्हाई डू वी गेट आइसोप्रोपाइल बेंजीन ऑन ट्रीटिंग बेंजीन विद 1 क्लोरोप्रोपेन इंस्टेड ऑफ N प्रोपाइल बेंजीन। तो देखो इसको समझने के लिए यहां पे ध्यान देना भाई, क्या होगा, ये आपका 1 क्लोरोप्रोपेन है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये Cl- आएगा, तो यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा आपका प्राइमरी कैटायन, बट इस प्राइमरी कैटायन के बगल में ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन जब भी प्रेजेंट होगा प्राइमरी कैटायन के बगल में, तो वहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद ये बन जाएगा आपका सेकेंडरी कैटायन ऐसे, ठीक। सेकेंडरी कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इंटरमीडिएट क्या है, स्टेबिलिटी पहले गेन करेगा, जैसे स्टेबिलिटी ये गेन करेगा तो इस कार्बोकैटायन पे क्या करेगा, बेंजीन रिंग आकर के अटैक करेगा और इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा, ये बन जाएगा। बोलो भाई इसमें कोई डाउट है क्या?
तो समझ में आया आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यों बनता है, एन प्रोपाइल बेंजीन क्यों नहीं बनता। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहां पूछ रखा है, तो हो सकता है एग्जाम में इसको एज इट इज पूछ ले। तो अब आई थिंक आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखो, जब भी कार्बोकेटाइन बनेगा, कभी भी कोई भी कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन की एक एबिलिटी होती है, वो अपने आप को रीअरेंज कर देता है, और रीअरेंज करने के लिए उसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल होती है। तो इसलिए कभी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर बना है, तो उसके बगल में अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के पास अगर कोई अल्काइल ग्रुप है, या आप बोल दे उसके पास जैसे हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड शिफ्ट करके तो वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना लेगा, जो कि ज्यादा स्टेबल होता है। और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के बगल में अगर टर्सरी कार्बन है, तो उससे हाइड्राइड शिफ्ट करके वो क्या बना लेगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन बना लेता है। ठीक, तो ऐसे ये रीअरेंज करके स्टेबिलिटी गेन करता है। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट हम आगे बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की, इसमें क्या होगा, देखो भाई, जब हम बेंजीन को किसके साथ ट्रीट करवाते हैं, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, या बोलते एसिड हैलाइड के साथ, या एनहाइड्राइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पे भी ये क्या करेगा, जैसे ये वाला एग्जांपल लो भाई, एसिटाइल क्लोराइड आपने लिया, एनहाइड्रस क्लोराइड क्या करेगा, AlCl3 क्या करेगा, Cl- को रिमूव करेगा, तो यहां से ये वाला आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, क्योंकि ये लोन पेयर यहां पे जैसे ही आएगा, ये देखो, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ठीक, इसमें क्या कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पे कार्बन का इनकम्प्लीट था। तो फिर बेंजीन जब यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा भाई, जब अटैक करेगा, मान लो आप ये बोल दो इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, आप अगर ये भी बोले ना सर यहाँ पे अटैक करेगा, तब भी ये पाई बॉन्ड किसकी तरफ टूटेगा, बोलो ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन में पॉजिटिव आएगा, तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करेगा, तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे कार्बन पे अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा, ये आपका एसीटोफिनोन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सिमिलरली अगर एनहाइड्राइड का केस आपने लिया है, तो उस केस में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, लुइस एसिड है, वो तो क्या करेगा, बेस को, उसको तो बेस चाहिए, तो यहां से ये CH3CO- एसीटेट आयन को रिमूव करेगा, ये फिर आपका कैटायन बनेगा, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल पे बेंजीन अटैक करेगा, फिर एसीटोफिनोन बन जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो ऐसे आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, बोलो भाई, ये होती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक, अब देखो, if excess of electrophilic reagent is used, further substitution reaction may take place in which other hydrogen atom of benzene ring may also be successively replaced by electrophile. For example, benzene on treatment with excess of chlorine in the presence of एनहाइड्रस AlCl3 कैन बी क्लोरिनेटेड टू हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो देखो भाई, अगर आपने यहां पे जब आप बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 आपने एक्सेस में ले लिया, रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या होगा, सभी हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, क्लोरीन एज ए सब्स्टिट्यूट आ जाएगा, और ये बन जाएगा आपका C6Cl6 यानी हेक्साक्लोरोबेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है भाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ो, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR। देखो भाई, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक, इसमें 3 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में क्या, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, क्योंकि बेंजीन रिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। भाई कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट से क्या होगा, प्रोटॉन रिमूव होगा, H+ रिमूव होगा, तो फिर क्या बनेगा, बेंजीन रिंग वापस एरोमेटिसिटी गेन करेगी। ये मैं सारी बातें आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, जैसे भाई क्लोरिनेशन है, एल्काइलेशन है या एसाइलेशन है, तो इसमें एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा भाई, लुइस एसिड है, वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का काम कौन करता है, लुइस एसिड करता है। तो Cl+ एल्काइल कैटायन या एसाइलियम आयन, ये आपके क्या बन जाते हैं भाई, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएंगे। फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहे हैं मैं आपको बता चुका हूं, वैसे आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, और इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है। ठीक, फिर इसके बाद इन केस ऑफ नाइट्रेशन द इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन NO2+, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2+, ये एग्जाम में पूछ सकता है, मैं बता चुका हूं आपको, इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफर ऑफ ए प्रोटॉन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड टू नाइट्रिक एसिड इन द फॉलोइंग मैनर। मैंने आपको बताया है, सल्फ्यूरिक एसिड से H+ का ट्रांसफर होगा HNO3 की तरफ, फिर वहां से ये हाइड्रोनियम आयन जो बनेगा वाटर रिमूव होगा, फिर NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है नाइट्रेशन में। फिर इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट
In the process of generation of nitronium ion, sulfuric acid serve as an acid and nitric acid as a base. Thus, it is a simple acid-base equilibrium. ये समझ में आया आपको? यानी सल्फ्यूरिक एसिड किसका काम कर रहा है? एसिड का। और नाइट्रिक एसिड किसका काम करेगा? बेस का। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, वहां पे मैंने आपको लिखवाया भी था, आपको ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई? बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी, तो ये क्या बनेगा? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको हम एरेनियम आयन भी कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था वहां पे, देखो यहां लिखा हुआ साफ साफ एनसीईआरटी में, ये रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के बाद ये कार्बोकेटायन मूव करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन देखो सब जगह तो मूव नहीं करेगा कार्बोकेटायन, ठीक? तो यहां पे है ना, तो ये एक sp3 कार्बन एटम होने की वजह से वो एरोमेटिसिटी तो शो नहीं करेगा बट रेजोनेंस शो करेगा, ठीक? और इतना ही होगा रेजोनेंस, ठीक? ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, बट रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव कौन होता है? एरोमेटिसिटी। और वापस एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए क्या करता है? ये प्रोटॉन का ट्रांसफर कर देता है। तो इसमें देखो क्या लिखा है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरेनियम आयन लॉसेस इट्स एरोमेटिक कैरेक्टर बिकॉज डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स एट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, ठीक? फिर इसके क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा तो उसमें एरोमेटिसिटी होगी नहीं, तो एरोमेटिक कैरेक्टर लूज कर दिया, स्टेबिलिटी कम हो गई, वापस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा? प्रोटॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो इसका जो प्रोटॉन है उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा? AlCl4- एक्सेप्ट करेगा, यहां से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका वापस बेंजीन, वापस एरोमेटिसिटी गेन हो गई। और जब HSO4- आयन वहां पे था, वो क्या करेगा? H+ को एक्सेप्ट कर देगा और फिर वापस बेंजीन की एरोमेटिसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है एडिशन रिएक्शन। भाई इसमें सबसे पहले आपकी है हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। देखो भाई, जब बेंजीन की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटालिस्ट, क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो ये रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, ठीक? तो ये विगरस कंडीशन में रिएक्शन होती है। फिर इसके बाद अगर आप क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो क्या होगा भाई? ये रिएक्शन होगी आपकी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या होगा? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यानी यहां पे Cl फ्री रेडिकल ऐड होगा, तो इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या बनेगा? C6H6Cl6, जिसको हम कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, शॉर्ट में बोलेंगे BHC, और इसको गैमेक्सिन भी कहते हैं। समझ आ गया भाई? इतना काफी है। चलो फिर, वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद कंबसन रिएक्शन। भाई C6H6 की कंबसन रिएक्शन है, 6 कार्बन क्या बनेंगे? 6CO2 में जाएंगे, 6 हाइड्रोजन 3H2 में जाएंगे। यहां पे टोटल कितने ऑक्सीजन एटम है? 6 2 12 और 3 15, तो 15/2O2 हो गई रिएक्शन बैलेंस, ठीक? तो ये कंबसन रिएक्शन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, ये आपकी कंबसन रिएक्शन देगी है हाइड्रोकार्बन के लिए, तो इसमें क्या करोगे? पहले कार्बन एटम को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करेंगे, फिर फाइनली ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं। ये ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में आप सीख चुके हैं। नेक्स्ट है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो देखो यहां पे आपको लिख के भी समझाया गया है, जब बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, जैसे कोई भी ग्रुप यहां पे प्रेजेंट हो सकता है, तो इस ग्रुप के कारण आपके बेंजीन पे जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बेंजीन पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा, वो ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, या पैरा पे हो सकता है। अब कौन सी पोजीशन पे होगा? ऑर्थो या पैरा पे होगा या मेटा पे होगा? इसको हम कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो भाई, अगर यहां पे आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यहां पे ये जो ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे क्या हो सकता है? +M हो सकता है, +H हो सकता है, या +I ग्रुप हो सकता है। उसके कारण क्या होगा भाई? रेजोनेंस होगा, या आपका हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह से वो क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो हम कहेंगे बेंजीन को इसने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट कर दिया। इसलिए बेंजीन जब भी अटैक करेगी, या तो ऑर्थो पोजीशन से अटैक करेगी या पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है, और जिस पोजीशन से अटैक करेगी वहीं पे आकर के आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे भाई ये क्या हो गया? या तो ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा आकर के, या कहां पे अटैच होगा? पैरा पे अटैच होगा। तो ये क्या हो गया? ये जो ग्रुप है आपका, इसने क्या कर दिया? बेंजीन रिंग के ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करा है, इसलिए ये क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। समझ में आई कि नहीं बात? तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्ट अब आपको एक्सप्लेन किया गया है।
ठीक, अब एनसीईआरटी में पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, वैसे वहां पे भी मैंने आपको पीछे बताया था फर्स्ट चैप्टर में। तो इसमें देखो इसने क्या लिया, फिनोल का एग्जांपल लिया। भाई फिनोल के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, प्लस एम का काम करेगा। तो प्लस एम का जब आप इसने काम किया, यहाँ पे ये लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आया, तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन या आगे मूव करेंगे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे रेजोनेंस होगा किसमें, नेगेटिव चार्ज में और पाई इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पे ऐसे मूव करेगा। तो आपने क्या देखा भाई, आपको ये तो पता है ना, रेजोनेंस में आप सीख चुके हैं कि रेजोनेंस कहां होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। पॉजिटिव चार्ज भी ऑर्थो पैरा पे आएगा, नेगेटिव चार्ज भी ऑर्थो पैरा पे आएगा। तो क्या हुआ भाई, नेगेटिव चार्ज कहां है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो अब बेंजीन रिंग भी कहां से अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे, ऑर्थो से करेगी या पैरा से करेगी, और इलेक्ट्रोफाइल भी कहां पे अटैच होगा फिर, ऑर्थो या पैरा पे। तो ये क्या है आपका, कैसा ग्रुप हो गया, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। ठीक, फिर इसके बाद देखो एनसीईआरटी में ये बताया गया है भाई, यहां पे OH जो है उसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट भी होगा। बट माइनस आई इफेक्ट क्या है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, जबकि प्लस एन क्या है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहां पे क्या करेगा, बोलो भाई, यहां पे इसका प्लस एम ज्यादा होने की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम करेगा। तो माइनस आई इफेक्ट बहुत, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा लेकिन बहुत कम करेगा, जो नेग्लिजिबल होगी इन कंपैरिजन टू प्लस एम, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ प्लस एम ग्रुप। ठीक, प्लस एम दैट इज OH। ठीक, फिर इसके बाद देखो भाई, तो इनको है ना, जो भी ग्रुप प्लस एम होंगे, प्लस एम ग्रुप आपने पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। तो देखो ये जैसे NH2 है, NHR है, यहाँ पे जिसके पास भी लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेंगे, प्लस एम का काम करेंगे। भाई ऐसा ग्रुप जो डायरेक्ट किससे जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा है, ऐसा एटम जो बेंजीन से जुड़ा है और उसके पास लोन पेयर है, वो किसका काम करेगा, प्लस एम का काम करेगा। यहाँ पे मिथाइल है, इथाइल है, इनके पास क्या है, अल्फा एच होगा, तो बेंजीन के साथ ये किसका काम करेंगे, प्लस एच का काम करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का काम करेंगे, और प्लस आई का काम करेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण भी ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इसलिए सारे क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे ये बता गए, जैसे हेलोजन एटम्स है तो इनकी डीएक्टिवेटिंग पावर ज्यादा होती है, यानी इनका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है। बट अगर बात की जाए जब ये बेंजीन से अटैच होते हैं, तो इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये प्लस एम का भी काम करते हैं, तो ये प्लस एम का भी काम करेंगे, इनका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट भी होता है। तो जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाते टाइम तो ये क्या करेंगे, प्लस एम का काम करते हैं, बट जब आप रिएक्टिविटी चेक करेंगे तो हमेशा ये किसका काम करेंगे, क्लोरीन हेलोजन एटम किसका काम करते हैं, माइनस आई का, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं। देखो जब भी प्रोडक्ट चाहिए होगा, जब भी प्रोडक्ट बनाना है, तो हेलोजन किसका काम करेंगे, प्लस एम का काम करेंगे, और जब आपको रिएक्टिविटी चाहिए होगी तो ये किसका काम करेंगे, ना तो आप ये कहेंगे माइनस एम का या माइनस आई का, आप ये बोल दो सीधा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेंगे, इनका माइनस आई उस केस में स्ट्रॉन्ग होता है। तो यानी आप ये बोलेंगे भाई, अगर बेंजीन से डायरेक्ट लगे हैं तो क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इनके प्लस एम के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो गए, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गए। बट जब रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना होगा, तो रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करते टाइम ये माइनस आई इनका ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेंगे। समझ आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। भाई ऐसे ग्रुप जो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, जैसे भाई NO2 हो गया, साइनाइड हो गया, CHO हो गया, COR हो गया, COOH, COR, SO3H। देखो जैसे ये बेंजीन है, इसमें ना जो एटम लगा हुआ, जैसे मान लीजिए कार्बन लगा है, अगर इसका ये पोलर पाई बॉन्ड है, तो ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ठीक, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या करेगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए बेंजीन में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव कहां आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज इसको हम कहेंगे माइनस एम ग्रुप। तो इस माइनस एम ग्रुप के कारण ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, बट मेटा पे तो क्या है, अभी भी कोई चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे मेटा पोजीशन पे ऑर्थो पैरा के कंपैरिजन में जब माइनस एम लगा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, मेटा पे ज्यादा होगी। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल पे इन केस में जब बेंजीन रिंग अटैक करेगी, कहां से करेगी, मेटा पोजीशन से करेगी। ठीक, जब बेंजीन रिंग पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उस केस में बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे मेटा के कंपैरिजन में कम होगी, इसलिए बेंजीन रिंग मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है और आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आकर के अटैच होगा। तो इसको इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। समझ आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का भाई। जैसे मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए भाई ये NO2 है, ठीक, और इसकी रिएक्शन कराओ, यहाँ पे Br2
Br2AlCl3 के साथ, तो ये Br प्लस बनेगा। ठीक, तो यहां से कहां से अटैक करेगा, -m ग्रुप है, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो कहां से अटैक करेगा, मेटा पोजीशन से, तो ये क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। समझे कि नहीं समझे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। और यहीं पे आपकी रिएक्शन अगर ऐसे होती, भाई ये Br लगा है और Br2AlCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये प्लस m का काम करता, लोन पेयर इसके पास है, तो ये कहां से कौन सा प्रोडक्ट बनता, इसके ऑर्थो और पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनते, तो ये क्या हो गया, आपका प्लस m ग्रुप हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो प्लस m और माइनस m पावर, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, तो जो जिसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी तो वो ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी को बेंजीन की इंक्रीज करेगा। समझ आ रहा है ये भी। तो देखो भाई, आपसे अगर पूछा जाए रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, लिख लो बेसिक इसको। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं साफ साफ, यहां पे लिख सकते हो आप, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग टुवर्ड्स ESR, क्या बोलेंगे, बोलो भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी प्लस m प्लस h प्लस i के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और माइनस m माइनस i के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, कर लेंगे इतना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये नोट कर लो क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, भाई ये फिनोल है, ठीक, ये आपका टोलिन है और ये आपका क्लोरोबेंजीन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ रेट क्या होगा, तो देखो ये तो करेगा प्लस m का काम और ये करेगा प्लस h का काम, और Cl किसका काम करेगा, प्लस m का, बट कब, जब प्रोडक्ट चाहिए होगा, बट जब रिएक्टिविटी चाहिए होगी तब ये करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम, इसलिए रिएक्टिविटी का क्या करेगा, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, प्लस m वाले की, उससे कम प्लस h वाले की और सबसे कम क्लोरोबेंजीन की। ठीक, और यहां पे प्लस H भी 2-3 ग्रुप दिए हैं, तो जिसमें अल्फा H, नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा होंगे बेंजीन रिंग के साथ, उसका क्या होगा, बोलो भाई, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, जिसमें अल्फा H कम होंगे उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो आई थिंक आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर यहाँ पे ये और लगा देता NO2 और लगा देता, तो ये तो स्ट्रॉन्ग माइनस m ग्रुप है, इसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन में करवा दूंगा, बाकी आप सब कर सकते हो। ठीक, ये हो गया भाई मेटा पोजीशन, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा जब भी आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। देखो भाई, बेंजीन है या पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, उनका टॉक्सिक नेचर होता है और कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, यानी ये कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, जैसे इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ टोबैको, कोल या पेट्रोलियम से इनका फॉर्मेशन होता है, और ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी और ये हमारे डीएनए को डैमेज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, कैंसर होता है। ठीक, तो ये है आपके कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। फिर इसके एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे ये 1,2 बेंजीन एंथ्रासिन है, 3 मिथाइल कोला एंथ्रासिन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 1,2 बेंजीपायरिन है, 1,2,5,6 डाई बेंजीन एंथ्रासिन है, ये आपका 9,10 डाई मिथाइल 1,2 बेंजीन एंथ्रासिन है। तो ये देखो, ये कंपाउंड आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने इनका स्ट्रक्चर देख लिया इतना काफी है, क्योंकि आप किस किस के स्ट्रक्चर याद करेंगे भाई, बस आप तो ये ध्यान रखो, जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है जिनमें 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होंगी, तो वो क्या होंगे, नेचर में कार्सिनोजेनिक होंगे। देखो इनमें सब में क्या है, 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, तो ये सारे क्या है, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है। बस इतना याद रखो, बाकी रटने की जरूरत नहीं है, ऐसे सब कुछ याद नहीं रहता, कहीं स्ट्रक्चर को याद करने लग जाओ, याद करने की जरूरत नहीं है, बस वही बात याद रखो कि भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग हो तो वो क्या होंगे, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड होंगे। फिर इसके बाद देखो भाई, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। भाई एक्सरसाइज में है ना, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, सारी रिएक्शन डिटेल में समझा दी, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने आपको बोला था देखो, इसमें है ना एनसीईआरटी में आपके 2 क्वेश्चन है,
जैसे ये देखो रिएक्टिविटी पूछी गई है इन कंपाउंड के टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो ये ईएसआर की रिएक्टिविटी आपको बतानी है, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। जैसे सबसे पहले ये क्लोरोबेंजीन है, ये 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन है, ये पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। तो सबसे पहले देखो क्लोरोबेंजीन हो गया, फिर इसमें क्या है क्लोरोबेंजीन के साथ पैरा पे नाइट्रो ग्रुप है और फिर 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या आएगा टुवर्ड्स ईएसआर। देखो भाई ये तो स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप है दोनों, ठीक, यहां पे ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप एक है और क्लोरीन क्या करेगा स्ट्रॉन्ग माइनस आई का काम करेगा और यहाँ पे सिंगल स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है। तो सबसे कम रिएक्टिविटी कहां होगी जहां पे दो माइनस एम ग्रुप लगे हैं, उससे ज्यादा किसकी होगी जहां पे माइनस एम और माइनस आई एक ग्रुप लगा है, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी जहां पे ओनली माइनस आई ग्रुप लगा है। रिएक्टिविटी सब में कम होगी बट इनका ऑर्डर क्या आएगा ये वाला आएगा। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद टोलिन है और पैरा पोजीशन पे क्या लगा है टोलिन के NO2 लगा है और ये आपका डाइनाइट्रो है। तो टोलिन की रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, उससे कम किसकी हो जाएगी भाई टोलिन में जहां पे पैरा पोजीशन पे क्या है NO2 ग्रुप लगा है, ठीक, और सबसे कम हो जाएगी जहां पे दो NO2 ग्रुप लगे हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? देखो भाई यहाँ पे टोलिन प्लस H का काम करेगा, ठीक, टोलिन में मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी प्लस H का काम करेगा, वो साथ में क्या है माइनस M ग्रुप लगा है और इसमें दो माइनस M ग्रुप लगे हुए, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आ जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन बाकी जितने भी है ना, अगर आप वैसे जरूरत नहीं है कुछ भी करने की क्योंकि आपने इतना डिटेल में पढ़ लिया, कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपका एग्जाम में आता तो आप सोल्व कर पाएंगे। फिर भी अगर होता कि यार नहीं मैं तो सारे क्वेश्चन करता हूं, मैं तो एक भी लाइन नहीं छोड़ता, मैं तो एक्सरसाइज भी करता हूं, करना चाहो तो कर लो, ठीक। अगर डाउट आए एनसीईआरटी में लास्ट में है ना सभी क्वेश्चन के आंसर डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक, तो इनको करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आपने ना जितना पढ़ लिया उतना काफी है। जिसकी जरूरत होती है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं, ठीक। अब इसमें देखो एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। तो देखो भाई एरोमेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड है। प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया इस कार्बन एटम का, तो ये प्लेनर नहीं हुआ, तो ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। सिमिलरली इसमें भी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, ये भी प्लेनर नहीं होगा, ठीक, इसलिए ये भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। फिर इसके बाद देखो ये साइक्लिक है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है और ये यहाँ पे इंटायर साइकिल पे रेजोनेंस भी है। फर्स्ट 3 कंडीशन सेटिस्फाई है, बट 4n+2 इज इक्वल टू 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 3/2, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है। तो क्या होगा 4n इक्वल टू 8 करने पे n इक्वल टू 2 आ रहा है, यानी ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये बहुत ही कम स्टेबल कंपाउंड है, यानी बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। समझ आ गई बात? बाकी देखो ये जितने भी क्वेश्चंस है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक एक बात एक्सप्लेन की है, तो आप आराम से बिल्कुल मस्त रहें, पूरा अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा दिया। उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो करते रहो, और जहां पे मैंने बोल दिया ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करते रहो, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी टेंशन मेरी है, एक एक पॉइंट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये आपके ना सारे क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, ठीक, अगर करना चाहो तो। वैसे करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने 2-3 बार ये बात बोल दी, फिर भी अगर कोई कर रहा है तो क्या करेगा, कर लो भाई क्वेश्चन सॉल्व, एक्सप्लेनेशन देखने हैं एनसीईआरटी में लास्ट में गिवन है, ठीक है भाई। तो ये था आपका हाइड्रोकार्बन चैप्टर, तो पूरा कंप्लीट किया, अच्छे डिटेल में हमने समझा। अब आपका काम है कि जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किए हैं या हाईलाइट किए हैं उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। थैंक यू।